मनीषा बैरवा।
हाँ, कौन कौन आया? कोमल चौधरी, खुशबू तिवारी और मनीषा। कोमल चौधरी, खुशबू तिवारी। सुमैया, समीक्षा। शालू प्रजापत और संगीता गौर। गरिमा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अफसाना बानो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपन। आज पढ़ेंगे ऑक्सिन्स, जो कि ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ऑक्सिन्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन्स सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि नियंत्रक है, जिन्हें प्लांट हार्मोन्स के रूप में सबसे पहले पहचाना गया था। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सिन्स की। तो ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति या ऑक्सिन शब्द की व्युत्पत्ति ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑक्सिन AUXEIN, ग्रीक वर्ड क्या था? ऑक्सीन, AUXEIN से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स की खोज किसने करी? तो जैव विकास सिद्धांत के प्रवर्तक चार्ल्स डार्विन
प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पौधे के शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति का अभ्यास हुआ था। तो बेटा चार्ल्स डार्विन प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें पौधे के शीर्ष पर वृद्धिकारी पदार्थों की उपस्थिति का आभास हुआ था। डार्विन ने कैनरी ग्रास मतलब बॉटनिकल नेम क्या है, फेलेरिस कैनेरियंसिस पर किए गए प्रयोगों में पाया कि यदि कैनरी ग्रास के सीडलिंग्स के कोलियोप्टाइल प्रांकुरचोल को यूनिडायरेक्शनल प्रकाश दिया जाए तो कोलियोप्टाइल प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है। तो बेटा डार्विन ने अपने प्रयोग में क्या देखा, चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे प्रयोग किया, कैनरी ग्रास पे। अब कैनरी ग्रास पे जिसपे डार्विन ने अपने प्रयोग किए तो उन्होंने ये पाया, डार्विन ने देखा जो कैनरी ग्रास के सीडलिंग्स थे उनके सीडलिंग्स के प्रांकुरचोर कोलियोप्टाइल को यदि यूनिडायरेक्शनल प्रकाश दिया जाता है तो कोलियोप्टाइल प्रांकुरचोल मतलब प्रकाश के स्रोत की ओर झुक जाता है। तो डार्विन ने इस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि कोलियोप्टाइल को यूनिडायरेक्शनल प्रकाश देने पर कुछ पदार्थ जो शीर्ष पर बनते हैं नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जब अपन प्रयोग करते हैं तो बेटा कुछ निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं। तो डार्विन ने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि जब कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को प्रांकुरचोल को यूनिडायरेक्शनल प्रकाश देते हैं तो शीर्ष पर कुछ पदार्थ बनते हैं जो कि नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस भाग में वक्रण उत्पन्न हो जाता है। चार्ल्स डार्विन ने यह भी प्रदर्शित किया कि डीकैपिटेटेड शिरोच्छेदित अथवा धातु फलक द्वारा आवृत प्रांकुरचोल कोलियोप्टाइल यूनिडायरेक्शनल लाइट में वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है। तो डार्विन ने क्या देखा बेटा कि जो क्या है, जो कोलियोप्टाइल है, अगर इस कोलियोप्टाइल को डीकैपिटेट कर दिया जाए, कोलियोप्टाइल की टिप को प्रांकुरचोल की टिप को डीकैपिटेट कर दिया जाए या किसी धातु फलक के द्वारा ढक दिया जाए, आवृत कर दिया जाए, तो प्रांकुरचोल कोलियोप्टाइल यूनिडायरेक्शनल लाइट में भी वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है। तो चार्ल्स डार्विन द्वारा किए गए प्रयोगों को बाद में बॉयसन जेनसन BOYSEN जेनसन JENSEN बॉयसन जेनसन तथा पाल ने आगे बढ़ाया। मतलब डार्विन द्वारा किए गए प्रयोगों को बाद में बॉयसन जेनसन तथा पाल ने आगे बढ़ाया। वह चार्ल्स डार्विन के निष्कर्षों की पुष्टि की। अब बॉयसन जेनसन ने जई के प्रांकुरचोल ओट कोलियोप्टाइल पर अपने प्रयोग किए तथा वृद्धिकर पदार्थों की पदार्थ प्रकृति पर प्रदर्शन किया। तो चार्ल्स डार्विन ने किस पे काम किया था, किस पे प्रयोग किए, कैनरी ग्रास पे। वह बॉयसन जेनसन ने किस पे प्रयोग किए, इन्होंने ओट मतलब जई के कोलियोप्टाइल पे अपने प्रयोग किए। तो बॉयसन जेनसन ने जई के प्रांकुरचोल ओट कोलियोप्टाइल पर अपने प्रयोग किए और उन्होंने देखा, बॉयसन जेनसन ने देखा कि यदि ओट कोलियोप्टाइल को डीकैपिटेट कर दिया जाए तो यह प्रकाश अनुवर्तन अथवा वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है।
मतलब बॉयसन जेंसन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि ओठ जई के प्रांकुर चोल को कोलियोप्टाइल को शिरोछेदित डिकैपिटेट कर दिया जाए तो यह कोलियोप्टाइल प्रकाश अनुवर्तन अथवा वक्रण प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन यदि करे तो शीर्ष पर काटा गया भाग पुनः स्थापित कर दिया जाए। लेकिन यदि बॉयसन जेंसन ने बताया कि यदि शीर्ष पर काटा हुआ भाग पुनः स्थापित कर दिया जाए तो वक्रण अथवा प्रकाश अनुवर्तन क्षमता पुनः स्थापित हो जाती है। तो पहले तो बॉयसन जेंसन ने क्या बताया था? बॉयसन जेंसन ने बताया कि यदि जई ओठ के कोलियोप्टाइल को कट कर दिया जाए, डिकैपिटेट कर दिया जाए तो यह प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन यदि शीर्ष पर काटा हुआ भाग पुनः स्थापित कर दिया जाए तो वक्रण अथवा प्रकाश अनुवर्तन क्षमता पुनः स्थापित हो जाती है। यदि कटे भाग या स्कंद, स्टंप तथा शिरोछेदित शीर्ष के मध्य जिलेटिन का टुकड़ा रख दिया जाए तब भी वक्रण क्षमता बनी रहती है। तो बॉयसन जेंसन ने यह भी प्रदर्शित किया कि यदि ओठ कोलियोप्टाइल जई प्रांकुरचोल की अप्रदीप्त अथवा अंधेरे वाली सतह पर एक अनुप्रस्थ स्लिट बनाकर इसमें माइका का पतली प्लेट को निविष्ट कर दिया जाए तो यह प्रकाश अनुवर्ती क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। तो बॉयसन जेंसन ने और क्या बताया कि यदि ओठ कोलियोप्टाइल की जो डार्क साइड है, अंधेरे वाली साइड है, उस पे एक स्लिट बना के उस स्लिट में माइका अभ्रक की पतली प्लेट को निविष्ट कर दिया जाए तो भी यह प्रकाश अनुवर्ती क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। इसके विपरीत यदि जई के प्रांकुरचोल की प्रदीप्त अथवा प्रकाशमान सतह पर स्लिट बनाकर उसमें माइका प्लेट इंसर्ट की जाए तो ये प्रकाश अनुवर्ती क्रिया दर्शाता है। बॉयसन जेंसन ने अपने प्रयोगों में ये देखा बेटा कि यदि जई के प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल की इल्यूमिनेटेड सतह पर स्लिट बनाकर उसमें माइका प्लेट, अभ्रक की प्लेट इंसर्ट कर दी जाए तो यह प्रकाश अनुवर्ती वक्रता दर्शाता है। तो इन प्रयोगों के आधार पर बॉयसन जेंसन ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि प्रकाश अनुवर्तन अथवा वक्रण के लिए उत्तरदायी पदार्थ या उद्दीपक कोलियोप्टाइल के अप्रदीप्त पार्श्व से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। तो ये बात तो हुई चार्ल्स डार्विन व बॉयसन व जेंसन की। इसी प्रकार पाल ने भी इस संबंध में विस्तृत प्रयोग किए। पाल ने कुछ समय तक प्रकाश में रखे गए कोलियोप्टाइल को डिकैपिटेट कर शिरोछेदित कर शीर्ष को कटे भाग या स्कंद पर असममित अथवा उत्केंद्र की स्थापित किया तथा पाया कि अब अंधकार में भी प्रांकुर चोल वक्रण दर्शाता है। तो पाल ने क्या किया बेटा? पाल ने देखा कि कुछ समय तक प्रकाश में रखे गए कोलियोप्टाइल को शिरोछेदित शीर्ष को
कटे भाग या स्कंद पर असममित अथवा उत्केंद्र की एसेंट्रिकली स्थापित किया जाए तो अंधकार में भी प्रांकुरचोल वक्रन दर्शाता है। तो वक्रन जिस सतह पर शिरोच्छेदित शीर्ष रखा जाता है उसके विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि असममित शीर्ष धारण करने वाले पार्श्व पर अधिक वृद्धि होती है। इसी प्रकार एफ.डब्ल्यू. वेंट ने वृद्धि कारक पदार्थों को वियोजित करने में सफलता प्राप्त की। वेंट ने जई के कोलियोप्टाइल के शीर्ष को काटकर अगार के ब्लॉक पर रखा तथा कुछ घंटों के पश्चात इसे हटाकर अगार को छोटे छोटे चौकोर खंडों में काट दिया। इसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक अगार खंड को शिरोच्छेदित प्रांकुरचोल डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल के स्टंप स्कंद पर स्थापित करने पर पाया कि वृद्धि उसी प्रकार पुनः स्थापित हो जाती है। इसके विपरीत साधारण अगार खंड शिरोच्छेदित कोलियोप्टाइल पर रखने पर वृद्धि नहीं होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ पदार्थ कोलियोप्टाइल से अगार खंड में नीचे की ओर स्थानांतरित होते हैं जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एक स्लाइड आपके साथ अभी शेयर करती हूँ पहले, ठीक है। एक स्लाइड है, पहले आपको वर्ड का बता देते हैं। ये देखना बेटा, मैंने बताया था ऑक्सिन। द टर्म ऑक्सिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सीन, AUXEIN. तो द टर्म ऑक्सिन is derived from the Greek word oxen, which means to grow. ये मैंने बताया था आपको कि ऑक्सिन से मतलब ऑक्सिन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? एक ग्रीक शब्द से हुई जिसका नाम क्या है बेटा? ऑक्सीन है, AUXEIN. तो कंपाउंड्स आर जनरली कंसिडर्ड ऑक्सिन्स, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ऑक्सिन इंड्यूसेस शूट एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन इंड्यूस शूट एपिकल डोमिनेंस। द एक्सिलरी बड्स आर इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन, ठीक है। तो ये वाली एक स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब एक स्ट्रक्चर और शेयर कर देती हूँ ऑक्सिन का, फिर अपन चल ही रहे ऑक्सिन के। हाँ बेटा, ये देखना ऑक्सिन का स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ। तो ये जो दिखा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर है, ऑक्सिन होते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड। ये भी ऑक्सिन है, इसकी संरचना है इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड की संरचना है। तो कुछ ऑक्सिन के स्ट्रक्चर्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। गिबरेलिक एसिड का भी कर रही हूँ। ऑक्सिन के कुछ स्ट्रक्चर भी एक मिनट में शेयर कर रही हूँ मैं आपको। ऑक्सिन देखो, ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ऑक्सिन पे बात चल रही है। अब देखना आप लोग, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको,
ये बताई दिया आपको, ये वाला तो मैंने शेयर कर लिया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। शेयरिंग बाद में कर लूंगी आपके साथ आज, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी सबके। अपन कहाँ पे थे? अपन पाल के एक्सपेरिमेंट थे और वेंट का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो FW वेंट ने, इनका नाम क्या था? FW वेंट ने वृद्धि कर पदार्थों को वियोजित करने में सफलता प्राप्त की और FW वेंट ने जई के कोलियोप्टाइल के शीर्ष को काटकर अगार के ब्लॉक पर रखा। तो FW वेंट ने इस प्रकार के प्रयोगों की स्थापना भी की जिनके द्वारा कोलियोप्टाइल के प्रदीप्त इल्यूमिनेटेड तथा अप्रदीप्त नॉन इल्यूमिनेटेड दोनों भागों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात की जा सके। FW वेंट ने प्रयोगों के आधार पर पाया कि जब प्रांकुरचोल कोलियोप्टाइल को केवल एक ओर से प्रकाश दिया जाता है तो इल्यूमिनेटेड क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा 27% होती है, जबकि नॉन इल्यूमिनेटेड क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा 57% होती है। तो मतलब FW वेंट ने क्या देखा कि जब कोलियोप्टाइल को केवल एक ओर से प्रकाश दिया जाता है तो जो इल्यूमिनेटेड क्षेत्र है, प्रदीप्त क्षेत्र है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा केवल 27% तक होती है, जबकि अप्रदीप्त क्षेत्र में, नॉन इल्यूमिनेटेड क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा 57% तक होती है। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा असमान होती है। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इल्यूमिनेटेड क्षेत्र में, प्रदीप्त क्षेत्र में तथा अप्रदीप्त क्षेत्र में अलग अलग होती है, असमान होती है। इसके विपरीत नियंत्रण प्रयोग में, जिन्हें चारों ओर से समान प्रकाश दिया जाता है, सभी क्षेत्रों में ऑक्सीजन का समान वितरण पाया गया। तो FW वेंट ने क्या देखा कि यदि चारों ओर से कोलियोप्टाइल को समान प्रकाश दिया जाए, एक सा यूनिफॉर्म प्रकाश यदि कोलियोप्टाइल को दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में ऑक्सीजन का समान वितरण पाया जाता है। इस पदार्थ का नाम कोगल KOGL द्वारा ऑक्सीजन दिया गया। इस पदार्थ का नाम कोगल द्वारा KOGL द्वारा ऑक्सीजन दिया गया। तो ऑक्सीजन एक ग्रीक शब्द है जो कि जिसकी उत्पत्ति ऑक्सीन से हुई है, AUXIN, और ऑक्सीजन का अर्थ है टू ग्रो, अर्थात वृद्धि करना, अर्थात वृद्धि करना। तो अब अपन बात करेंगे अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रासायनिक नेचर के बारे में। तो कोगल ने, KOGL ने उन पदार्थों को जो जई के प्रांकुर चोल में वक्रता प्रेरित करने में समर्थ है, ऑक्सीजन नाम दिया। तो प्रारंभिक प्रयोगों में इस प्रकार के 3 पदार्थों को पहचाना व पृथक किया गया था। कौन कौन से 3 पदार्थों को पहचाना गया था बेटा? एक तो है ऑक्सीजन A, दूसरा है ऑक्सीजन B तथा तीसरा हेट्रो ऑक्सीजन। तो कोगल KOGL एंड हैगन स्मिथ, हैगन की स्पेलिंग क्या है? HAAGEN, कोगल एंड हैगन स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से क्रिस्टलीय पदार्थ पृथक किया। जब इस पदार्थ को डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पर एसेंट्रिकली एक केंद्रित रूप से डाला गया तो ये पाया कि ये वक्रण कर्वेचर के लिए उत्तरदायी है। तो कोगल ने क्या देखा बेटा? वह हैगन स्मिथ ने कि सबसे पहले कोगल ने या हैगन स्मिथ ने ह्यूमन की जो यूरिन थी, ह्यूमन यूरिन से एक क्रिस्टलाइन पदार्थ को आइसोलेट किया। जब ह्यूमन यूरिन से क्रिस्टलाइन पदार्थ को आइसोलेट किया, पृथक किया,
तो इस क्रिस्टलाइन पदार्थ को कोगल ने व हैगन स्मिथ ने डिकैपिटेटेड प्रांकुरचोल डिकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल पर एसेंट्रिकली अकेंद्रित रूप से डाला, तो ये पाया कि यह वक्रण के लिए उत्तरदायी है। तो इसे इस पदार्थ का नाम ऑक्सिन ए ऑक्सेनोट्रायोलिक एसिड रखा गया। इस पदार्थ का नाम क्या रखा गया बेटा? ऑक्सिन ए रखा गया, मतलब ऑक्सेनोट्रायोलिक एसिड रखा गया, और इसका अणु सूत्र C18H32O6 है तथा ये क्रिस्टलाइन पदार्थ है। तो जो ह्यूमन यूरिन से क्रिस्टलाइन पदार्थ पृथक किया गया वो और कुछ नहीं था, वो ऑक्सिन था। और कौन सा था? ऑक्सिन ए था। और इसी प्रकार कोगल व एरेक्स लेवन एंड हैगन स्मिथ ने कॉर्न जर्म ऑयल मक्का भ्रूण तेल से इसी प्रकार का सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इसे ऑक्सिन बी मतलब ऑक्सेनोलोनिक एसिड नाम दिया गया। इसका अणुसूत्र C10H30O4 है। रासायनिक रूप से यह मोनोसाइक्लिक हाइड्रोक्सी कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बेटा पहला पदार्थ क्या था? ह्यूमन यूरिन से एक क्रिस्टलीय पदार्थ आइसोलेट किया गया था, उसका नाम तो ऑक्सिन ए दिया गया। और जो एरेक्स लेवन ने मक्का भ्रूण तेल से कॉर्न जर्म ऑयल से इसी प्रकार का एक सक्रिय पदार्थ आइसोलेट किया, तो इसका नाम ऑक्सिन बी रखा गया। और ऑक्सिन बी का जो अणुसूत्र है वो है C10H30O4। तो रासायनिक रूप से यह मोनोसाइक्लिक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कोगल, एरेक्स लेवन एंड हैगन स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से तीसरे प्रकार के ऑक्सिन का पृथक्करण किया जिसे हेट्रोऑक्सिन कहा गया। हेट्रोऑक्सिन का अणुसूत्र है C10H19D2N। इसे IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहते हैं। मतलब तीसरा ऑक्सीजन क्या था बेटा? IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सिन ए तथा ऑक्सिन बी की उपस्थिति डाउटफुल है, संदेहास्पद है, क्योंकि इनकी उपस्थिति को बाद में प्रयोगों द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से तीनों ऑक्सिन में से केवल हेट्रोऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA ही हायर प्लांट्स व फंजाई में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हायर प्लांट्स उच्च पादपों व कवकों में कौन सा ऑक्सिन पाया जाता है, तो आप कहोगे इंडोल 3 एसिडिक एसिड, IAA और हेट्रोऑक्सिन। तो इसके अलावा इंडोल 3 एसिडल्डिहाइड, इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल, इंडोल 3 इथेनॉल, इंडोल 3 इथेनॉल तथा 4 क्लोरो इंडोल एसिडिक एसिड, 4 क्लोरो एक तो बेटा ये, हाँ, इस प्रकार क्या कर रहे हैं अपन? इस प्रकार क्या देख रहे हैं? वापस बोलती हूँ, इस प्रकार इंडोल 3 एसिडल्डिहाइड, इंडोल 3 एसीटोनाइट्राइल तथा इंडोल 3 इथेनॉल तथा 4 क्लोरो इंडोल एसिडिक एसिड भी उच्च पादपों में पाए गए। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अतिरिक्त अनेक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ भी वृद्धि हार्मोन विशिष्ट रूप से ऑक्सीजन के समान कार्य करते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीजन के अतिरिक्त अनेक कार्बनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ भी वृद्धि हार्मोन
विशेष रूप से ऑक्सिन के समान कार्य करते हैं, इन्हें सिंथेटिक ऑक्सिन्स कहते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज ऑक्सिन्स के बारे में देखा। अब अपन लेते हैं व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स। तो एक स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। 10:36 हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करती हूँ। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स की अगर हो जाती है तो 10:36 हो रहे हैं इस समय, है ना। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स अभी कर लेते हैं बेटा, जल्दी से हो जाएगा अभी। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स इन ब्रीफ कर लेती हूँ स्लाइड शो। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, ये मैंने निकाला एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स। एक है स्लाइड शेयर जल्दी से कर रही हूँ मैं इन ब्रीफ, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी। ठीक है, इसको शेयर कर लेते हैं। हाँ बेटा, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स? तो द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स आर दे हेल्प इन सेल इलॉन्गेशन, ऑक्सिन्स। सेकंड है एपिकल डोमिनेंस, तीसरा है रूट इनिशिएशन, चौथा है प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन और पार्थेनोकार्पी रेस्पिरेशन। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज it helps in cell elongation. So the primary physiological effect of auxin in plants is to stimulate the elongation of cells in shoot. A very common example of this can be observed in phototropic curvatures where the unilateral light unequally distributes the auxin in the stem tip. The higher concentration of auxin on the shaded side causes the cells on that side to elongate more rapidly, resulting in bending of the stem tip towards the unilateral light. तो ऑक्सिन causes cell elongation. ऑक्सिन क्या करते हैं? कोशिका का दीर्घन करते हैं. How? By increasing the osmotic solutes of the cell, by reducing the wall pressure, and by increasing the permeability of cells to water, and by an increase in the wall synthesis. तो ऑक्सिन also help in ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दूसरा क्या है? एपिकल डोमिनेंस. इट हैज बीन सीन इन मेनी वेस्कुलर प्लांट्स, especially the tall and sparsely branched ones, that if the terminal bud is intact and growing, the growth of the lateral buds just below it remained suppressed. So this is called as the apical dominance. अब 10:39 तो ही गए, तो कल आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बता दूंगी। कल ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में भी कल शेयर कर लेंगे। अभी 10:39 हो रहे हैं बेटा।